हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एनपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 29वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन है शातवाहन, पल्लव, आभीर। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आभीर है ना, और डी है सुंगवंश। तो इस प्रश्न का सी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आभीर राजाओं के अंतर्गत पहले गुप्त राजा राज करते थे, इसलिए आभीरों के सामंत कौन है? गुप्त हैं। अगर हम आभीर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये नेपाल और हिमालय के तराई क्षेत्र में राज करने वाले राजा रहे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में आभीर राजाओं का राज भी रहा है। अब यदि हम बात करें तो गुप्त की, तो ध्यान रखिएगा गुप्त शासन आरंभ हो जाता है आपका 240 ईस्वी से। तो ध्यान रखिएगा, है ना, इसके संस्थापक माने जाते हैं सबसे श्री गुप्त। तो श्री गुप्त है, श्री गुप्त के बाद घटोत्कच है, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर कुमार गुप्त है, गोविंद कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। तो यहाँ तक महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं, और अंतिम राजा कौन होते हैं? कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश के अंतिम राजा हैं। ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के सामंत कौन है? पल्लव राजा माने जाते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का आरंभ होता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए हैं? ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम के समय राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए गए। ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद घटोत्कच बैठे हैं, उसका चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम कहलाते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है ना। तो कुमार देवी से विवाह करने के बाद, है ना, इन्होंने फिर उनके नाम के सिक्के जारी किए। तो एक तरफ कुमार देवी का चित्र होता था, एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र होता था, इसे ही कहा गया है राजा रानी प्रकार के सिक्के। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने देवर्षि की उपाधि को धारण किया है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवर्षि की उपाधि दी गई है। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, तो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य की यदि बात होती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है कुषाण शासक, हूण शासक, हिंद यूनानी शासक, शक शासक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, हूण शासकों से संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख। यदि आप भीतरी स्तंभ लेख की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये 5वीं शताब्दी का स्तंभ लेख है, और साथ ही साथ ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब भीतरी स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है ना, कि गुप्तों का हूण शासकों के साथ युद्ध हुआ था। यदि हम बात करें तो भीतरी स्तंभ लेख की, तो उस समय गुप्त राजा कौन है? तो स्कंदगुप्त है। तो स्कंदगुप्त ने हूण शासक, ध्यान रखिएगा, हूण कहां से आए हैं? हूण मध्य एशिया से भारत आए हैं, और एक सबसे पहले तिगिन है, फिर खुशनवाज है, फिर तोरमान है, फिर मिहिरकुल है। तो स्कंदगुप्त ने हूण शासक खुशनवाज को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। तो खुशनवाज हारे हैं, स्कंदगुप्त जीते हैं, ये जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम हूणों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हूण मध्य एशिया से भारत आए हैं, और पहला राजा जो रहा है इनका तिगिन रहा है। तिगिन के बाद कौन सा था? कुशनवाज। इसके बाद तोरमान, और तोरमान के बाद चौथा राजा रहा, वो उसको कहते हैं हम मिहिरकुल। इसे आपको याद रखना है। तो हूणों का अंतिम महाराजा जो भारत में है वो कौन है? मिहिरकुल है। अब यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हूण राजा की यदि बात हो जाती है तो आपको कुशनवाज को ही याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो भारत पर जब हुणों ने आक्रमण किया उसमें पहला हुण शासक कौन है जिसने भारत पर आक्रमण किया है, तो उसका नाम हो जाएगा खुशनबाज। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है। ऑप्शन है 157, 79, 200, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विक्रम संवत ये 57 या फिर कई जगह मिलेगा 58 ईसा पूर्व में माना जाता है, और शक संवत माना जाता है 78 ईस्वी में माना जाता है। तो 78 ईस्वी माना जाता है। यदि हम चूंकि ये ईसा पूर्व का है, ये ईस्वी का है, तो यदि हम इनको जोड़ते हैं तो आपका 135 वर्ष आता है। तो ये प्रश्न का आंसर सही होगा, है ना, कि दोनों में कितना अंतर होता है, तो 135 है ना ईयर्स का होता है। अब यदि हम बात करें तो विक्रम संवत है ना जो है ना वो 57 या 58 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसको कहते हैं विक्रम संवत कहते हैं, है ना। ध्यान रखना एग्जाम एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये विक्रम संवत जो है ये मालव संवत कहलाता है। मालव या इसी को हम क्या कहते हैं, कृत संवत भी कहते हैं, है ना, कृत संवत भी कहते हैं। तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ, 57 या 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। अगर हम शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ है। इसे आरंभ किसने किया है, कनिष्क ने आरंभ किया है। तो कुषाण शासक कौन है, कनिष्क है। उसके द्वारा 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे गए हैं, राज्यारोहण हुआ है, वहीं से शक संवत का आरंभ हुआ है। यदि हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संवत की बात करें तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, जैसे कि विक्रम हो गया, शक हो गया, ऐसे ही एक हिजरी संवत होता है। हिजरी संवत हम 622 ईस्वी में आरंभ हुआ है। ठीक है। एक इलाही संवत होता है, इलाही संवत, तो ध्यान रखिए ये 1583 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ है। ये किसने किया है, अकबर ने किया है, ध्यान रखिएगा। तो अकबर ने एक्चुअली हिजरी संवत हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा 622 में की थी, है ना। तो मक्का से मदीना की यात्रा को कहा गया हिजरत, और यही से हिजरी संवत शुरू हो जाता है 622 में। बाद में अकबर ने चूंकि दीन ए इलाही धर्म बनाया था, स्थापित किया था 1582 में, और उसके बाद इलाही संवत शुरू किया 1583 में। इसे आपको याद रखना है। एक अन्य संवतों की यदि हम बात करें, है ना, तो आगे के प्रश्नों में हम इस पर भी बात करेंगे। वर्तमान में हमारे यहाँ पर, है ना, कौन सा संवत प्रचलित है, तो शक संवत प्रचलित है, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है स्मिथ, मैक्समुलर, विलियम जोन्स, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, है ना, विंसेंट स्मिथ, है ना, VA स्मिथ इनका पूरा नाम है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, और ध्यान रखिएगा इस पुस्तक में ही उन्होंने समुद्रगुप्त को, है ना, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक में ही उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगर हम मैक्स मुलर की बात करें तो ध्यान रखिएगा मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य कहां से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा आपको याद रखना है मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान थे, और इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। तो ऋग्वेद पर भाष्य या टीका की रचना किसने करी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर आ जाएगा। विलियम जोन्स, है ना, ये भी बड़े विद्वान हैं। इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी है। सोसाइटी, है ना, तो कब की है, 1784 में की है, और कहां पर की है, ध्यान रखना है आपको, कलकत्ता में की है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है ना। ऑप्शन है अजातशत्रु, सम्राट अकबर, कनिष्क, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आंसर सी हो जाएगा। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा अगर आपके ऑप्शन में कनिष्क नहीं होता है तो हर्ष ऑप्शन में होगा, तो हर्ष को भी द्वितीय अशोक कहा गया है। अब अशोक को ऐसा क्यों कहा गया, मतलब कनिष्क को क्यों कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा अशोक ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, कलिंग युद्ध जीता था, और पर कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद धर्म के प्रचार पर ही उसने अपना ध्यान दिया है ना। इसी प्रकार कनिष्क ने भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने भी वही प्रयास किए हैं जो प्रयास अशोक के द्वारा किए गए हैं। चलिए इसलिए आप याद रखते हैं द्वितीय अशोक किसको कहते हैं, कनिष्क को कहते हैं। एक और बात, अशोक पहले भगवान शंकर का उपासक है और उसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया है, ऐसे ही कनिष्क उसके पूर्वज भगवान शंकर
तीर्थंकर के उपासक हैं, है ना। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। अशोक के समय भी बौद्ध संगति हुई है, तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय हुआ। ऐसे ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण हम, है ना, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं, है ना, और बिंबिसार की हत्या करी, इसलिए इनको पितृहंता कहते हैं अजातशत्रु के लिए। सम्राट अकबर, है ना, तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है, उसमें, है ना, हेमू को पराजित किया है और अकबर यहाँ पे मुगल बादशाह बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नवनीतकम पुस्तक का संबंध है। ऑप्शन है खगोल शास्त्र से, गणित विषय से, चिकित्सा शास्त्र से, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नवनीतकम चिकित्सा शास्त्र, है ना, रसोई, है ना, और आयुर्वेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। यहाँ से दूसरा प्रश्न भी पूछा जाता है, इस नवनीत का नामक पुस्तक की रचना किस कालखंड में हुई है? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में नवनीत का नामक, है ना, ग्रंथ की रचना हुई है। चलिए अगर हम बात करें इस गुप्त काल में खगोल शास्त्री कौन थे यदि पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री इस समय के रहे हैं। गुप्त काल में गणितज्ञ कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट, इस समय के आर्यभट्ट, है ना, इस समय के जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है, तो आर्यभट्ट इस समय के गणितज्ञ हैं। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी है ना, वो भी इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? मतलब प्राचीनतम नाम किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन है अशोक का बराबर गुफा अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख की यदि हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा होता है? तो जूनागढ़ अभिलेख ही है इसे। और इसी अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए रुद्रदमन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, रुद्रदमन एक शक राजा थे, जिन्होंने मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिक राज किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजवंश के राजा के साथ उज्जैन के क्षत्रप का 2 बार युद्ध हुआ था? ऑप्शन है शिवस्कंद सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। ध्यान रखिएगा, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, है ना, शकों के राजा रहे हैं। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को 2 बार पराजित किया है ना, किसने? शक राजा ने पराजित किया है ना। तो उन शक राजा का नाम क्या था? रुद्रदमन। तो रुद्रदमन, है ना, के द्वारा 2 बार पराजित हुए हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनके अंतिम वर्षों में, है ना, उनके राज्य को, है ना, एक राज्य का एक बड़ा हिस्सा रुद्रदमन छीन लेते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी सातवाहन वंश के राजा बनते हैं, और इनको भी 2 बार युद्ध में पराजित किया है शक राजा रुद्रदमन ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, है ना। दूसरा है सातवाहन प्रतिष्ठान और अमरावती सातवाहन वंश की राजधानी थे। तीसरा है सातवाहन शासकों ने भरूच के स्तूप का निर्माण कराया। चौथा है सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण घोतक होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या सही नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, भरूच के स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने नहीं कराया था। भरूच के स्तूप का निर्माण, ध्यान रखिएगा, है ना, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ है। तो भरूच के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। और भरूच का स्तूप कहाँ पर है? तो ये सतना में है ना। और बाद में इसकी खोज कब किसने की है? तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भरूच के स्तूप की खोज की गई है। इसे आपको याद रखना है। बाकी अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सातवाहन की स्थापना सिमुक ने करी है, तो सिमुक है। उसके बाद कृष्ण प्रथम है, उसके बाद
आपके सातकर्णी प्रथम है ना। सातकर्णी प्रथम को रियल फाउंडर माना जाता है सातवाहन वंश का, है ना। उसके बाद सातकर्णी द्वितीय हैं, उसके बाद राजा हाल है, उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठी पुत्र पुरमामी है, फिर यज्ञश्री सातकर्णी है ना। इन्हें आपको याद रखना है। अगला था प्रतिष्ठान और अमरावती राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। सातवाहनों की दो राजधानियां रही हैं। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण घोतक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में भी मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण दिखाई देते हैं और दूसरा सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक लक्षण दिखाई देते हैं, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के समय विदिशा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से एक प्रमुख केंद्र रहा है? ऑप्शन है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कंड वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। शुंग वंश के समय विदिशा सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बड़ा प्रभावशाली रहा है। और ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के समय है ना विदिशा को क्या बनाया गया है? कैपिटल बनाया गया है। तो विदिशा राजधानी किसके समय बनी है? अग्निमित्र के समय बनी है। और विदिशा में ही भागवत धर्म का प्रचार रहा है, ये जानकारी हमें विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो स्थापित किया जाता है हेलोडोरस के द्वारा, उससे प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है देवभूति, नारायण, वासुदेव, सिमुक। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3 4, 3 1 4 2, 3 2 4 1 1 3 2 4। तो देखते हैं। देखिए देवभूति की बात करें तो देवभूति कौन है? शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग हैं, पुष्यमित्र। और अंतिम शासक कौन हो जाते हैं? देवभूति हो जाते हैं, है ना। अब दूसरा ये वासुदेव लिखा है यहाँ पे, तो देवभूति की हत्या हो जाती है ना। और शुंग वंश के बाद कंड वंश की नींव पड़ती है ना। तो वासुदेव ने कंड वंश की नींव डाली है, वासुदेव। अब कंड वंश में पहले संस्थापक है वासुदेव, इनके बेटे होते हैं भूमिमित्र, फिर होते हैं नारायण और फिर होते हैं सुशर्मन। तो कंड वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है, या इनको सुशर्मन भी कहते हैं, है ना। और बाद में सुशर्मन की भी हत्या हो जाती है ना। तो कंड वंश के बाद सातवाहन वंश, है ना, सातवाहन वंश आता है। और सातवाहन वंश के संस्थापक होते हैं सिमुक, है ना, सिमुक। तो इन्होंने सुशर्मा की हत्या कर दी है। अब ये क्रम आपको याद रखना है। तो पहले कौन आ जाएंगे? शुंग वंश के संत देवभूति आ जाएंगे। तो पहला कहाँ है? पहला ये है, पहला। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कौन सा? नारायण। तो आपका ध्यान रखिएगा, उसके बाद वासुदेव आना चाहिए। वासुदेव का कंड वंश से भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मा ने। तो पहले आएगा तीसरा, तो पहला आ जाएगा तीसरा, है ना। फिर आ जाएंगे नारायण, उसके बाद आ जाएंगे सुशर्मा आ जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ करते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान नामक चीनी यात्री के शासक के समय भारत आया है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, है ना। फाहियान चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिनको हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया है। इसे आप याद रखना है। कब भारत आए हैं? तो ध्यान रखना, चीन से ये चले हैं, चीन से ये भारत की तरफ चले हैं 399 ईस्वी में, है ना। और फिर भारत आगमन कब हुआ है इनका? तो भारत आए हैं 402 ईस्वी में, मतलब 3 साल इनको लगभग लग गए थे भारत आने में, है ना। और इनकी रचना का नाम है फू यू की, ना। तो ये इनकी रचना का नाम है। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समय भारत आते हैं। ध्यान रखना, मालवा की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा फाहियान नामक चीनी यात्री ने दी है। मालवा के लोगों को बड़ा ईमानदार बताया है ना। गुप्त राजाओं की बड़ी प्रशंसा की है, फाहियान के द्वारा की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम पहले व्यक्ति है जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी है। यदि ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। तो इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि, है ना। घटोत्कच इसके बाद बैठे, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद जो तीसरे राजा हैं चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। इसे आपको याद रखना है। और चूंकि मैं बात कर चुका हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय देवर्षि है, देवराज है, प्रवरसेन, ध्यान रखिएगा इनको प्रवरसेन भी कहा गया है, प्रवरसेन, है ना। देवर्षि है, देवराज है, विक्रमादित्य है, ये सब उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। और इन्हीं का काल गुप्त काल का स्वर्णकाल कहलाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना सम्राट हर्ष के द्वारा नहीं की गई है?
ऑप्शन है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का उत्तर रामचरित। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। उत्तर रामचरित जो रचना है ये भवभूति की है, ध्यान रखिएगा। भवभूति भारत के बड़े नाटककार हैं, है ना, और इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं, है ना। इसमें उत्तर रामचरित है ना। एक है मालती माधव, है ना, ये महत्वपूर्ण है ना। दूसरा है महावीर चरित है, और तीसरा जो है वो उत्तर रामचरित है, जो ऑप्शन दिया गया है ना। तो हर्ष के द्वारा, है ना, ये लिखा नहीं गया। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है भवभूति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का मिल्टन कहा जाता है। तो भारत का मिल्टन किसको कहते हैं? भवभूति को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। अब यदि हम हर्ष की बात करें तो ध्यान रखना, हर्ष ने ये तीनों नाटक, है ना, लिखे हैं, पर ऐसा भी माना जाता है हर्ष ने धावक नामक एक ऋषि को, है ना, पैसे देकर ये 3 नाटक लिखवा लिए थे। पर आपको याद रखना ये तीनों नाटक की रचना किसने करी है? हर्ष के द्वारा की गई है। हर्ष वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है, हर्ष ने एक उपाधि धारण करी है जिस कहते हैं सकल उत्तरापथनाथ। तो सकल उत्तरापथनाथ का मतलब होता है संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। ये उपाधि हर्ष के द्वारा धारण की गई है। अभी कुंभ भरा हुआ है तो ध्यान रखना, है ना, सम्राट हर्ष को ही श्रेय जाता है ना, कि उन्होंने कुंभ को शुरुआत की थी। तो कुंभ को शुरू करने वाला राजा कौन था? तो आंसर आ जाएगा सम्राट हर्ष। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त शासक का अंतिम प्रतापी राजा था, है ना। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतिम की बात कर रहा है, आंसर आ जाएगा स्कंदगुप्त। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले श्रीगुप्त संस्थापक हैं, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है ना। उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर माफ करिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, फिर कुमारगुप्त हैं, उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। तो यहाँ तक, है ना, गुप्त राजा शक्तिशाली रहे। तो अंतिम शक्तिशाली राजा की बात की जाए या प्रतापी की बात की जाए तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। इसके बाद गुप्तों का पतन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कुछ और प्रश्न भी देख सकते हैं। देखिए, स्कंदगुप्त की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय ही भारत पर हूणों के आक्रमण हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है किस राजा के समय हूण आक्रमण स्टार्ट हो गए हैं? तो स्कंदगुप्त के समय। और स्कंदगुप्त ने हूण शासक, है ना, कुशलमाज को पराजित किया है, जिसकी जानकारी जो हमें कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका काल, है ना, गुप्त काल का स्वर्णकाल कहलाता है। कुमारगुप्त से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं कुमारगुप्त ने मोर आकृति के सिक्के, है ना, जारी किए हैं। तो गुप्त काल में मोर आकृति के सिक्के किसने जारी किए हैं? कुमारगुप्त। और तीसरा एक आपको याद रखना है, जितने भी अभिलेख गुप्त राजाओं के मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा अभिलेख, है ना, कुमारगुप्त के मिले हैं। तो कुमारगुप्त ऐसे राजा हैं जिनके सर्वाधिक अभिलेख, है ना, हमें प्राप्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। और भानुगुप्त, है ना, तो भानुगुप्त के समय भी हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ है। और भानुगुप्त के मंत्री थे गोपराज, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है हूणों से युद्ध लड़ते समय। तो गोपराज की पत्नी सती हो जाती है। ये जानकारी हमें एरण अभिलेख से मिलती है। तो भानुगुप्त के समय का अभिलेख क्या है? एरण अभिलेख है। इसको भानुगुप्त अभिलेख भी कहते हैं। और सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होता है। यह अभिलेख कहाँ पर है? सागर में है। और ये अभिलेख की जो समय टाइम पीरियड है वो क्या है? 510 ईस्वी है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाला गुप्त शासक था। तो ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, है ना। स्कंदगुप्त के समय, है ना, सुदर्शन झील का क्या हुआ है? जीर्णोद्धार हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा, ठीक। स्कंद किसका नाम है? कार्तिकेय जी का एक नाम है ना। स्कंदगुप्त अंतिम गुप्त शासक, महान गुप्त शासक कहे जाते हैं, है ना। और अगर हम सुदर्शन झील की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये सुदर्शन झील की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया है? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया है। संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। और यदि हम सुदर्शन झील की बात करें तो इसको किसने
बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनाई गई है। बाद में इसी झील पर नहर का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। बाद में इसी झील की मरम्मत रुद्रदमन ने कराई है, और बाद में इसी झील की एक बार पुनः जीर्णोद्धार या मरम्मत कहें तो स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है सागर, सतना, झांसी, जबलपुर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर, ध्यान रखिएगा, है ना, जबलपुर जिले में है। यदि हम तिगवा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो विष्णु मंदिर है ये गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों में आते हैं। तो गुप्तकालीन प्रारंभिक यदि मंदिर पूछे जाते हैं तो उसमें एक तिगवा का विष्णु मंदिर भी आता है जो जबलपुर में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, यह किसके द्वारा कहा गया है ना? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, बरायनर, आर्यभट्ट, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। यह कथन किसका है? आर्यभट्ट का है। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ है, और इन्होंने गणितज्ञ भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आर्यभट्टियम। तो इसे आपको याद रखना है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट हैं। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में, है ना, शामिल नहीं थे। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी दी है ना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम ब्रह्मगुप्त की बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये गणितज्ञ है ना, और यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इसलिए ब्रह्मगुप्त को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। वराहमिहिर जो है ये खगोल शास्त्री हैं, है ना, इन्होंने बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, है ना, जैसे महत्वपूर्ण, है ना, ग्रंथों की रचना की है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हूण शासक था। ऑप्शन है तोड़माड़, मेहरकुल, कुशनवाज, तिगिन, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खुसनवाज पहले शासक है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। देखिए हूणों का क्रम जो हमारे यहाँ, हूण कहाँ से आए हैं? पहली बात तो मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया, और हूणों का जो क्रम हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है उसमें तिगिन का नाम आता है ना। तो तिगिन तक्षशिला के राजा है। पर यदि पूछा जाता है कि पहला हूण शासक कौन है जिसने भारत पर आक्रमण किया है, तो आपको खुसनवाज को ही आंसर, है ना, टिक मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तोड़माड़, फिर मेहरकुल अंतिम है। ठीक है। अब यदि हम बात करें मेहर, यहाँ से तोड़माड़ की बात करें तो जो एरन अभिलेख है ना, तो एरन अभिलेख में जो बताया गया है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु हो जाती है, तो भानुगुप्त के समय जब हूणों ने आक्रमण किया है तो उस समय हूणों का नेता कौन था? तोड़माड़ था। इसे आपको याद रखना है। मेहरकुल ये अंतिम हूण शासक है, है ना। और ध्यान रखिएगा मेहरकुल जो है ना, वो भगवान शंकर के, है ना, कट्टर उपासक थे, है ना, तो शिव के उपासक माने जाते हैं मेहरकुल, है ना। और हेनसांग ने जब भारत आएगा तो हेनसांग बताता है कि मेहरकुल ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। तो ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जा सकता है कि, है ना, कि बौद्ध धर्म का उत्पीड़न करने वाला हूण शासक कौन था? मेहरकुल था, है ना। किसने कहा है? हेनसांग ने कहा है, ये आपको याद रखना है। और इसी मेहरकुल का फिर बाद में युद्ध होता है मालवा में यशोधर्मन के साथ। तो मेहरकुल को, है ना, कौन पराजित करता है? तो मालवा शासक यशोधर्मन। ध्यान रखिएगा 528 ईस्वी में, है ना, मालवा शासक यशोधर्मन मेहरकुल को पराजित कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है ना। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त, है ना, को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त से कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। और इन्होंने भारत का नेपोलियन ने मतलब एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के इन्होंने 9 राजाओं को पराजित किया। आठविक या जंगली या जनजातीय बोले तो आठविक क्षेत्र के 8 शासकों को पराजित किया है, और दक्षिण भारत के 12 शासकों के द्वारा पराजित किया गया है।
अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, माफ किएगा, अश्वमेध। तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले गुप्त राजा कौन है ना, समुद्रगुप्त हैं। और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी प्रचलित कराए हैं और वीणा बजाते हुए इन्हें अपने सिक्कों पर दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन से गुप्त राजा वीणा बजाता था, तो आपका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेहर कुल का संबंध था, है ना। ऑप्शन है पुष्यभूति वंश, वाक्यक वंश, गुप्त वंश, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, मेहर कुल। अभी हमने बात करी है, कौन थे, हूण थे, हूण शासक थे, अंतिम हूण शासक हैं 528 ईस्वी में, है ना। इन्हें मालवा शासक यशोधर्मन के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है ना। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। हमारी विश्वविद्यालय पर एक ऑलरेडी एक लेक्चर है ना, जिसे आप जरूर देखिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय बनाया गया है, कुमारगुप्त के समय बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में, है ना। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है बाद में, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी, है ना, ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया। ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, सातवाहन, पाल, राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सातवाहनों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, तीन पक्षों के बीच होने वाला संघर्ष है ना। तो ये संघर्ष किसको लेकर था, कन्नौज को लेकर था, ध्यान रखिएगा। तो हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन महाशक्तियों के बीच संघर्ष होते हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल होते हैं। सातवाहन इसमें शामिल नहीं थे। और ध्यान रखिएगा, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजित कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रतिहार, है ना, ये जीत जाते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो कन्नौज को लेकर हुआ है, गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ है, और जीत कौन जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके समय भारत आया था। ऑप्शन है केवल हर्ष, केवल कनिष्क, हर्ष एवं नरसिंहवर्मन प्रथम, हर्ष एवं नरसिंहवर्मन द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आए हैं तो उस समय उत्तर भारत में उत्तर भारत में हर्ष का शासन था, और दक्षिण भारत में, है ना, पल्लव राजा थे नरसिंहवर्मन प्रथम, है ना। तो इनके शासनकाल में भारत आया। हेनसांग की बात करें तो ध्यान रखिएगा 629 ईस्वी में ये चीन से भारत की तरफ चला है, और 630 ईस्वी में ये क्या होता है, भारत आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की है। और हेनसांग को युवान चुआंग के नाम से भी जाना गया है, युवान चुआंग के नाम से भी जाना गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा, और अध्ययन करते हैं, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होते हैं। हर्ष के दरबार में भी रहे हैं, है ना, पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भी रहे हैं। और एक और बात याद रखना है ना, असम को उस समय क्या कहा जाता था, कामरूप। तो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, इनके दरबार में भी, है ना, चीनी यात्री हेनसांग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पार पर सम्राट हर्ष के दक्षिण अभियान को किस शासक के द्वारा रोका गया है। ऑप्शन है राजराज प्रथम, पुलकेशन प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पुलकेशन द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच में, ध्यान रखिएगा, पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाते हैं, हर्ष हार जाता है। इसकी जानकारी ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होती है, ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ऐहोल प्रशस्ति यदि पूछा जाए इसका समय क्या है, तो 634 ईस्वी में लिखी गई है। किसने उत्कीर्ण की है, रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण की है। तो रवि कीर्ति कौन थे, ध्यान रखिएगा, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे, है ना। और इसी ऐहोल प्रशस्ति बताया गया कि हर्ष हार जाता है, पुलकेशन द्वितीय जीत जाते हैं। ये कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष द्वारा धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया जाता था। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कन्नौज। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज में। ध्यान रखिएगा, हर्ष वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, और हर्ष के द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये धर्म सभा कहाँ पर है, कन्नौज में हो रही है। और ये जो धर्म सभा है ये प्रतिवर्ष होती थी, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष होती थी।
दूसरा, हर्ष के समय एक महामोक्ष परिषद भी होती थी, महामोक्ष परिषद का आयोजन भी होता था। और ये महामोक्ष परिषद कहाँ पर होती थी? तो प्रयाग में होती थी, है ना। आजकल इसको प्रयागराज कहते हैं, है ना। और ये हर 5वें वर्ष में होती थी, प्रत्येक 5वें वर्ष में होती थी। तो कुछ लोग यही कहते हैं जो महामोक्ष परिषद है ना, यही कुंभ का मेला है, ऐसा भी कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा, इसी महामोक्ष परिषद में, है ना, चीनी यात्री हेनसांग ने भी भाग लिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित में से किसे नीति का पंडित कहा जाता है? ऑप्शन है अल्मशुदी, मेगास्थनीज, डायोनिसियस, हेनसांग। तो ध्यान रखिएगा, ये उपाधि हेनसांग को दी जाती है ना। तो हेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है, साथ ही साथ वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। और साथ ही साथ इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, है ना, तो अल मशूदी कौन है? ये अरबी यात्री थे, अरबी यात्री थे, ध्यान रखना। और ये राष्ट्रकूटों के समय भारत आए हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मेगास्थनीज, है ना, आप जानते हो मेगास्थनीज इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए हैं। डायोनिसियस, है ना, ये अकबर के, माफ करिएगा, अशोक के समय भारत आए हैं, अशोक के समय भारत आए हैं। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस, है ना, के द्वारा, है ना, डायोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस अभिलेख का संबंध, है ना, पुलकेशिन द्वितीय से है ना। और ये ऐहोल अभिलेख की हमने बात की है, 634 ईस्वी में ये लिखा गया है। रवि कीर्ति के द्वारा ये अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है, जिसमें, है ना, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है ना। ये गुप्त काल के अधिकारी और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में प्रश्न है। चाट राजस्व अधिकारी, भट्ट अश्वपति घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी, महापिल्लिक, है ना, गज सेना का प्रधान, महाबलाधिकृत, है ना, ये सेनापति। तो क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चाट जो होते थे वो राजस्व अधिकारी नहीं होते थे, साधारण सैनिक। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में जो साधारण सैनिक होते थे, है ना, उन्हें चाट कहा जाता था। बाकी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सही मिलान नहीं है। कहां में स्तंभ लेख, तीर्थंकर की जानकारी, इंदौर स्तंभ लेख, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन, सुपैया का लेख, घटोत्कच वंश की जानकारी, तोमैन अभिलेख, स्कंदगुप्त की जानकारी। तो क्या सही नहीं है पूछा गया है? आंसर हो जाएगा डी, तोमैन अभिलेख। तोमैन अभिलेख ध्यान रखिएगा, ये रीवा में है, रीवा में है। और ये किसकी जानकारी देता है? तो कुमार गुप्त की जानकारी देता है, कुमार गुप्त की जानकारी देता है। यहाँ पे स्कंदगुप्त की जानकारी ये गलत हो जाएगा। तो तोमैन अभिलेख कहाँ पर है? रीवा मध्य प्रदेश में है। कुमार गुप्त की से संबंधित ये अभिलेख है। चलिए और बाकी के अभिलेख की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो कहो स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में है ना। इंदौर स्तंभ लेख इंदौर में ही है। और सुपैया जो है ना, ये सुपैया जो अभिलेख है ये भी मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों स्तंभ लेख हैं ये हमें स्कंदगुप्त की जानकारी देते हैं। तो स्कंदगुप्त की जानकारी देने वाले, है ना, ये अभिलेख हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना, जो सुपैया है, माफ करिएगा, तोमैन जो अभिलेख है ये गुना में है और सुपैया जो अभिलेख है ये रीवा में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तोमैन कहाँ पर है? गुना में है। और ये कुमार गुप्त की जानकारी देता है। सुपैया कहाँ पर है? रीवा में है। इस अभिलेख से हमें पता चलता है घटोत्कच वंश की जानकारी। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है ना, किस अभिलेख में घटोत्कच को, है ना, गुप्तों का संस्थापक कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा सुपैया। तो एकमात्र सुपैया अभिलेख है जिसमें श्रीगुप्त को नहीं बताया गया है। उन्होंने बताया कि घटोत्कच ही किसका, गुप्तों का संस्थापक था, है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना, जो पूना ताम्रपत्र है, पूना ताम्रपत्र ये प्रभावती देवी का है, उसमें बताया गया है कि नहीं, श्रीगुप्त ही गुप्तों का संस्थापक है। पर सुपैया कह रहा है कि घटोत्कच गुप्तों का संस्थापक है ना। तो आप प्रश्न जैसा पूछा जाएगा वैसा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम एक बार पुनः गुप्त वर्धन वंश और मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।